हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पहला वीडियो है जूनियर क्लास का और इस वीडियो में हम यहाँ पर एक छोटा पाठ प्रारंभ करेंगे और उस पाठ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर या जीव विज्ञान जो हम ले रहे हैं उसके अंदर हमको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, कैसे समझना है। तो मैं इस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में आपको मैं समझाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे इसको। और बायोलॉजी में डायग्राम का महत्व है। डायग्राम अपने को बनाने होते हैं, उनको हमको प्रॉपर लेवल करना होता है और हमें समझना होता है कि जो डायग्राम बनाया है या जो उसकी लेवलिंग जो हमको करनी है, नामांकित जो करना है, वो हमको यहाँ पर प्रॉपर समझना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार इसको सुनेंगे तो आपको ये 100% समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम देखें कि विज्ञान हमने देखा था इससे पहले। विज्ञान आपने टेंथ में पढ़ा, 9th में पढ़ा, वहाँ विज्ञान लिखते थे। और विज्ञान जो है इसकी हमने परिभाषा लिखी थी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन को या क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो वहाँ प्रकृति का हम अध्ययन कर रहे थे और प्रकृति के अध्ययन को हम, जो प्रकृति है हमारी, उसके अध्ययन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 3 भाग यहाँ हमने बनाए थे। एक हमने बनाया था इसमें भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, तो इसके अंदर हम बहुत सारे उपकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनके जो सूत्र है, फॉर्मूला हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक तरह से हम देखेंगे तो इसमें हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे रसायन विज्ञान। यहाँ पर ये रसायन विज्ञान, और इस रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक या तत्व तथा उनके मध्य होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उनका हम अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो रसायन है ये भी क्या हो गए, निर्जीव हो गए। अब यहाँ बात आती है सजीवों की। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विज्ञान किससे संबंधित है, निर्जीवों से। उन या सजीवों में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ को देखेंगे तो वो तो निर्जीव होता है, तो इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। तीसरी जो हमारी शाखा है जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं। ठीक है, और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर जीवन उपस्थित होता है उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने लिखा है सजीवों का अध्ययन, तो इसकी परिभाषा भी यही है कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान की शाखा है ये, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब सजीवों का अध्ययन क्या करना है, सजीवों की बाह्य संरचना कैसी है, उनके शरीर की आंतरिक संरचना कैसी है, उनके शरीर में होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उपाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंदर जो तंत्र हैं, ऊतक है, उनका अध्ययन करते हैं। फिर प्रकृति में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो उन सभी जीवों का हम विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण भी हम करते हैं। हम जानते हैं स्तनधारी वर्ग होता है, नाम सुना है आपने। पक्षी वर्ग होता है, तो पक्षी वर्ग में सारे पक्षी रखे गए हैं, स्तनधारी वर्ग में सारे स्तनधारी रखे गए हैं। ठीक है, सरीसृप जो रैंक के चलते सर्प, छिपकली, ये सरीसृप वर्ग में रखे गए हैं। तो हमने जीवों को अलग अलग लक्षणों के आधार पर बांट दिया। ठीक है,
तो इनका भी अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। इसके साथ साथ जीव विज्ञान से संबंधित तकनीकें खोजी गई हैं और उन तकनीकों की सहायता से सूक्ष्म जीवों में या अन्य जीवों में परिवर्तन किए गए हैं और उन परिवर्तनों से उन्नत जातियां विकसित की गई हैं जिनसे हमको अच्छे अच्छे उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्तम क्वालिटी के। तो वहाँ भी फिर एक शाखा शुरू होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जीव विज्ञान के अंदर जीवों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित हम अध्ययन करते हैं, प्रकृति का, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो जीव और उनके वातावरण है उनका अध्ययन हम सजीवों के अंतर्गत करते हैं, सजीव विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ इसमें इंग्लिश में इसको लिखा है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो ये शब्द लिखा हुआ है बायोस, एक भाषा है लैटिन भाषा, ठीक है। इस लैटिन भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें विज्ञान के अंतर्गत लिया गया है। तो वो जो शब्द हैं उनका विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए उनको यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर ये जो बायो लिखा है ये लैटिन भाषा में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं बायोस, ठीक है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। आप समझ गए, लाइफ यानी क्या होता है, जीवन। तो लैटिन भाषा में तो बायोस लिखा हुआ है, उसका मतलब जीवन होता है। और जीवन किसके अंदर उपस्थित होगा, जो सजीव होंगे उनके अंदर ही तो जीवन उपस्थित होगा। इस व्हाइट बोर्ड में जीवन है क्या, नहीं है ना। इस मार्कर में जीवन है, नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जीवन है ना, है। तो मैं सजीव हूँ, ये निर्जीव है। तो सजीवों का अध्ययन हम करते हैं तो किसके अंदर का, बायोलॉजी में। तो ये सजीवों का यहाँ पर है, बायोसिस से लिया है। और ये जो लॉजी शब्द है ये भी लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में ये शब्द लिखा हुआ है लोगस, ठीक है। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीव विज्ञान की अब इस बायोस का मतलब तो हो गया जीवन या सजीव, और लोगस मतलब हो गया अध्ययन करना। तो अध्ययन किसका करेंगे हम, सजीवों का। और इसीलिए तो इसकी शाखा बनाई थी, जीव विज्ञान को हम कहा था कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया था उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं या लेते हैं तो उसमें हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है उसके अंदर। तो आपको सीधा सा बोलना, हमको सजीवों को पढ़ना है, सजीवों के बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने जीव विज्ञान जो होती है, इस विज्ञान के हमने अलग अलग शाखाएं बनाई थी, 3, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 शाखा बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से इस जीव विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। क्यों, और शाखाएं क्यों बना रहे हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए। आपसे पूछा कि विज्ञान की 3 शाखा बनाई, फिर जीव विज्ञान की इतनी सारी शाखा बनाई, तो शाखा क्यों बनाई, क्योंकि अलग अलग आपको राजनीति अलग पढ़नी है, भूगोल अलग पढ़नी है, गणित अलग पढ़नी है, रसायन विज्ञान अलग पढ़नी है, आपको अर्थशास्त्र अलग पढ़ना है। तो ये सब शाखाएं बनाई गई है ना अलग अलग विषय की, और फिर उन विषय की भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो आपको सीधा बोलना है कि शाखाएं क्यों बनाई हैं, क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ जीव विज्ञान में अभी हमने बहुत सारी बातें की, इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो फिर उनका अध्ययन एक साथ तो नहीं किया जाएगा। आप पर्यावरण का भी अध्ययन कर लेंगे, आप बाजरे के पेड़ का भी अध्ययन कर लेंगे, आप मानव का भी अध्ययन कर लेंगे, मच्छर का भी कर लेंगे, और उनके शरीर के अंदर की संरचना का भी कर लेंगे, और फिर आप प्रदूषण का भी कर लेंगे। ऐसे संभव है क्या, और ये सब है बायोलॉजी में ही। तो फिर क्या किया गया, इस बायोलॉजी को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया, इसकी फिर आगे शाखा बनाई गई, और उन शाखाओं में 2 शाखाएं यहाँ पर प्रारंभ में बनाई गई। पहली शाखा को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इसको वनस्पति शास्त्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी। देखिए हम हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों को भी हमको अंग्रेजी शब्द सीखने पड़ेंगे और सीखने भी चाहिए, क्योंकि हमको कई बार ऐसा आता है कि जैसे आज हम बोलते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश शब्दों का हम उपयोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है।
हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग इंग्लिश, मोबाइल चलाते तो हम अक्सर जितना मोबाइल लोग चलाते हैं यहाँ, वो सब इंग्लिश शब्दों से ही तो चलाते हैं, हिंदी शब्दों से चलाते हैं क्या? क्लिक कर दिया, ऑन कर दे, ऑफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इमेज फलाना ढिकाना, तो ये कि इंग्लिश शब्द ही तो है ना। तो जब मोबाइल के इंग्लिश शब्द हम सीख सकते हैं तो हम बायोलॉजी के शब्द क्यों नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं ना, कोशिश करेंगे सीख सकते हैं। हम जब भी हमसे कोई पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट लिया, तो हम बोलेंगे हमने बायोलॉजी लिया, हम ये नहीं कहेंगे हमने जीव विज्ञान लिया। और प्रारंभ में अगर हमने जीव विज्ञान शब्द बोला भी तो कुछ समय बाद वो आपका चेंज हो जाएगा और आप कहेंगे मैंने बायोलॉजी लिया, और बायोलॉजी को भी शॉर्ट में फिर बायो बोलेंगे। आपने क्या लिया? मैथ लिया। आपने क्या लिया? बायोलॉजी लिया या बायो लिया, मैंने बायो लिया। ठीक है, तो जब हम मोबाइल के सीख सकते हैं तो बायोलॉजी के भी सीख सकते हैं, और हमको सीखने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। तो यहाँ पर वनस्पति शास्त्र है, इसको बॉटनी कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर है जंतु विज्ञान या जंतु शास्त्र, और इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो दो इसकी ये शाखा हो गई। आगे तो फिर इनकी भी शाखा है, इनकी भी शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं। वो हम जब आगे जब पाठ आएगा हमारा तो उसमें हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे इसका क्या समझना है, कैसे समझना। तो देखिए वनस्पति शास्त्र बॉटनी है। अब इसमें वनस्पति का मतलब हम समझ रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गए? पादप हो गए। पादप का अध्ययन करेंगे इसके अंदर। और यहाँ जो इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है ना, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बॉटनी, बॉटेनी या बॉटेनी, और इसका मतलब इंग्लिश में ही होता है हर्ब्स। ठीक है, और हर्ब्स को हिंदी में हम बोलते हैं शाक। समझ में आ गया? हर्ब्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शाक बोलते हैं। तो आप जानते हैं इसमें पादपों का एक वर्गीकरण आपने सुना है, जिसमें हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। ये पढ़ा है आपने छोटी क्लासों में। पादप को 3 भागों में बांटते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। जिनका जीवन 1 वर्ष में पूरा हो जाए वो शाक हो गए। लंबाई 1-1.5 फीट होती है, तना मुलायम होता है। ठीक है, झाड़ी जो होती हैं इनमें जीवन इनका लंबा होता है, लेकिन इनकी लंबाई सबसे कम है, इनकी मध्यम लंबाई होती है। और आप जानते हैं कि झाड़ी जो होती है उनमें मुख्य तना जनरली नहीं होता, और वो नीचे से तना जो होता है वो शाखित होता है, तो वो झाड़ी एक समूह सा हमको दिखाई देता है। तो झाड़ी है। वृक्ष जो होते हैं इनमें मुख्य तना स्पष्ट होता है। ठीक है, और ऊपर जाके वो शाखित होता है, शाखाएं बनाता है। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण है वो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष से हमने शाक ले लिया। शाक का इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब, इसको बोलते हैं हर्ब्स, इसको बोलते हैं शर्व, इसको बोलते हैं ट्री, और हर्ब तो इसका है ही। तो हर्ब, शर्व एंड ट्री, शाक, झाड़ी और वृक्ष, 3 भागों में इसको हमने बांटा। तो इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान जो है उसमें हम सीधा सा बोलते हैं किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का। पादपों को इंग्लिश में प्लांट्स बोलते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं जंतु विज्ञान। अब जंतु का मतलब हम समझ गए, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो शब्द लिखा हुआ है ये, इसको लैटिन भाषा का शब्द है ये, इसको बोलते हैं जून। एक शब्द लिखा हुआ है जून, और जून का मतलब होता है एनिमल्स, और एनिमल्स का मतलब होता है जंतु। हम एनिमल किसको बोलते हैं? मवेशी को। पशुओं को हम एनिमल बोलते हैं, पशुओं को तो कैटल बोलते हैं, कैटल्स बोलते हैं। तो एनिमल शब्द किसके लिए आता है? जंतुओं के लिए। ठीक है, एनिमल पशुओं के लिए नहीं आता। तो हमको ध्यान में रखना है इस तरह से। तो ये यहाँ पर 2 शाखाएं हैं जंतु विज्ञान। अब इसमें सारे जितने भी जंतु हैं उनका अध्ययन जंतु विज्ञान में करेंगे, और जितने भी पादप हैं उनका अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करेंगे। ठीक है, अब आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था आनुवंशिकी, पढ़ा था ना?
तो देखिए आपने आनुवंशिकी जो पढ़ा था, उस आनुवंशिकी में आपने इसका जनक लिखा था ना, फादर। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? याद है ना, आनुवंशिकी जनक कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनके जनक हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने आनुवंशिकी का जनक किसको बताया? मेंडल को, उसी तरह से फिर विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब के जनक होते हैं, फादर होते हैं। और जनक कौन होता है? जो उस शाखा को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है। मेंडल से पहले आनुवंशिकी शुरू नहीं हुआ, और मेंडल ने जो काम किया उसके बाद आनुवंशिकी शुरू हुआ। तो ऐसे ही जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं को प्रारंभ करने में कोई ना कोई वैज्ञानिक का रोल होगा, और उनमें से जिस वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा रोल होगा, सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा, उस वैज्ञानिक को हम उसका जनक कहते हैं। तो यहां इनके भी जनक हैं, हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा है? क्योंकि अरस्तु जो हैं उन्होंने जीव विज्ञान के लिए सबसे पहले जीवों का अध्ययन करना शुरू किया। ऐसा नहीं है अरस्तु से पहले किसी और ने नहीं किया, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ किसने किया? अरस्तु ने। और इस अरस्तु के बारे में अपन देखेंगे तो ये अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति है, दार्शनिक है, ये वैज्ञानिक नहीं है। अरस्तु क्या है? दार्शनिक। दार्शनिक कौन होते हैं? जो अपनी सोच विचार के आधार पर नियम बना देते हैं। अब या तो वो आगे जाके सही सिद्ध होगा, और या फिर वो आगे जाके फेल होगा। कोई दूसरा वैज्ञानिक काम करके उसको असिद्ध फेल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और दूसरा और अगर वो बाई चांस सक्सेस हो गया तो फिर श्रेय किसको देंगे? उस दर्शन शास्त्री को। तो ये अरस्तु क्या है? दर्शन शास्त्री है, प्रकांड विद्वान। तो इसने जो है हर शाखा पर, जीव विज्ञान की कई शाखाओं में इसका नाम आया है, इसका इतिहास में भी नाम आता है। आपने पढ़ा होगा 9th-10th इतिहास में अरस्तु का नाम वहां भी आता है, और भी भूगोल वगैरह में भी इसका नाम आता है। तो यानी इसने हर पॉइंट पर अपने विचार दिए, तो इसलिए इनको कई शाखाओं का जनक यहां मानते हैं। तो जीव विज्ञान में अरस्तु को जनक मानते हैं इसका। इधर फिर दो शाखा हमने लिखी है, वनस्पति विज्ञान है और जंतु विज्ञान है। तो यहां हम देख रहे हैं जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये अरस्तु से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शिष्य उनके, थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने उस समय पर लगभग 500 पादपों का अध्ययन किया। आप कितने पादपों का अध्ययन कर? 500 पादप। ये नहीं कि 500 बाजरे के पेड़ों का अध्ययन कर लिया, नहीं, 500 प्रकार के पादप बोले मैंने। आम का, नीम का, पीपल का, बरगद का, नींबू का, टमाटर का, आलू का, ऐसे अलग अलग 500 पादपों का अध्ययन किया और उनका रिकॉर्ड रखा। इसने जो कुछ देखा वो कॉपी में लिखा। ठीक है, तो यहां इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। याद रह जाएगा, थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक। इधर फिर जंतु विज्ञान आ रही है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अब दिमाग में प्रश्न आएगा ऐसे कैसे? तो इससे पहले एक बात और सुन लो। अभी हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान की, क्योंकि देखिए जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये दोनों सजीव हैं। और जितनी भी शाखाएं हैं, जब बड़ी क्लासों में आप जाओगे तो ये शाखाएं फिर ऐसे होती हैं, पादप आनुवंशिकी और जंतु आनुवंशिकी। तो पादप आनुवंशिकी में पादप का अध्ययन कर लेंगे, जंतु आनुवंशिकी में जंतु का अध्ययन कर लेंगे। लेकिन यहाँ 11th-12th लेवल पर हम देखेंगे तो हम एक साथ ही इनका अध्ययन करते हैं।
तो इसलिए वनस्पति विज्ञान की हाँ कुछ शाखा स्पेशल हो सकती हैं, जंतु विज्ञान की कुछ शाखा स्पेशल हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश जो शाखाएं हैं उन दोनों में जंतु और वनस्पति का साथ साथ अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ एक फिर शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा कहते हैं उसको, और वो है इसमें भ्रूण विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, इसको कहते हैं भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब नाम से हमको लग रहा है इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम, भ्रूण का। भ्रूण किसको कहते हैं, तो आपको पता है नरयुग्मक जैसे अंडाणु प्लस मादा युग्मक नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां पर एक कोशिका बनेगी जिसको हम कहते हैं युग्मनज, और इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा तो इससे बनेगा भ्रूण, और वो भ्रूण आगे जाकर के और संपूर्ण जीव का निर्माण करेगा। जैसे मानव का भ्रूण है तो मानव का करेगा, टमाटर का भ्रूण है तो टमाटर का करेगा। ठीक है, मच्छर का भ्रूण तो मच्छर का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो भ्रूण विज्ञान है, इस भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ जो अध्ययन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इनका अध्ययन हम किस में करेंगे, भ्रूण विज्ञान में। ठीक है, युग्मकों का निर्माण, और युग्मक जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, निषेचन कैसे होगा, भ्रूण का विकास कैसे होगा। अलग अलग पादपों का भी भ्रूण विकास होता है, जंतुओं का भ्रूण विकास होता है। तो तीन घटना यहाँ पर घटती हैं। तो हम इसकी शाखा किसकी है, ये जीव विज्ञान की। तो हम बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें युग्मकों का निर्माण, निषेचन व भ्रूण का विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें युग्मकों का निर्माण, निषेचन व भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो अब इस भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है ना, प्रकांड विद्वान। ठीक, तो अब ये कैसे हुआ कि इसका भी जनक, इसका भी जनक, इसका भी जनक। तो हुआ क्या है, यहां पर सुनिए। अरस्तु जो हैं उन्होंने देखा कि एक अंडा होता है मुर्गी का। ठीक है, ये अंडा है, इस अंडे को फोड़ेंगे तो पानी सा निकलेगा, द्रव पदार्थ भरा होता है इसके अंदर। ऐसा थोड़ी मुर्गी का बच्चा बैठा है इसके अंदर, द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद में देखेंगे तो इस अंडे से यहाँ पर चूजा निकलेगा, मुर्गी का बच्चा चूजा निकलेगा, और वो फिर पूरा मुर्गा या मुर्गी का निर्माण कर लेगा। तो फिर यहाँ इस अरस्तु का दिमाग खराब हुआ। आदमी कब एक्स्ट्रा सोचता है, जब उसका दिमाग खराब होता है तब। तो अरस्तु का दिमाग खराब हुआ, उसने एक्स्ट्रा सोचा कि ये कैसे हो रहा है भाई, इसमें अभी जो मुर्गी से अंडा निकला उसको फोड़ा तो पानी निकला उसके अंदर, और दूसरा उसके साथ दिया गया अंडा उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उससे चूजा बन गया। तो ये कैसे होता है, सोचने वाली बात है ना। तो अरस्तु ने इतने सालों पहले 350 BC 250 या 350 से शायद 350 BC से पहले, यानी BC मतलब 2000 साल तो ये हो गए, और उससे पहले भी 350, यानी आज से देखें तो लगभग 2300-2400 साल पहले, 2300-2500 साल पहले, लगभग आज से लगभग 2500 साल पहले ये अरस्तु ने ये सोच लिया कि यहाँ पर जो मुर्गी का अंडा है उससे चूजा कैसे बनता है, ये उसने सोच लिया। तो फिर इसने क्या किया कि जैसे मान लो एक मुर्गी है, उसने मान लो 5 अंडे दिए या 6 अंडे दिए, तो इसने क्या किया, 6 अंडों को यहाँ पर 1 अंडा, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अंडे
यहाँ पर उसने मुर्गी ने दिए। अब देखिए इसने क्या किया अरस्तु ने, इसने क्या किया, पहला मुर्गा बीच में से इस तरह से काटा और काटने के बाद में इसको क्या मिला, आधा रह गया ना वो अंडा। तो इस आधे अंडे की अंदर की व्यवस्था को देखा, यानी इस आधे अंडे के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने देखा इसके अंदर इस तरह पानी पानी सा भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो इसको सपोज करिए कि 1 अगस्त को इसने यानी कि ये मान लो आप इसको जैसे कि 1 अगस्त को अंडे दिए मुर्गी ने, तो 1 अगस्त को इसने ये पहला अंडा तोड़ा और इसके अंदर देखा पानी सा भरा हुआ है। ठीक है, फिर इसने 3 दिन बाद इसको तोड़ा तो इसके अंदर कुछ इसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई दिया। फिर 4 दिन बाद इसको तोड़ा तो इसमें कुछ गाढ़ा सा और दिखाई दिया। 8 दिन बाद इसको तोड़ा तो इसमें कुछ ऐसे संरचना सी बनी, ऐसे अलग अलग अंडों को तोड़ रहा है। 5वें अंडे को इसने 10 दिन बाद तोड़ा तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे और कुछ संरचना बनी। 15 दिन बाद इस अंडे को तोड़ा तो इसमें देखा कि इस तरह से ये तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इसने अलग अलग अंडों का अलग अलग दिन में अध्ययन किया और फिर इसका चित्र बनाया और लोगों को बताया कि देखो भैया अंडे में इस तरह से ये चूजा बनता है और ये चूजा फिर आगे बाहर निकलता है इस अंडे से। तो हो गई ना भ्रूण विज्ञान, भ्रूण का विकास ही तो हो रहा है। निषेचन हो गया, युग्मनज बना, युग्मनज से यहाँ पर ये 1 कोष का, 2 कोष का, फिर बहुत सारी कोष का, फिर उसके अंग संरचनाएं, उसके पंख, इस तरह से वो संरचनाएं बन रही है ना, तो भ्रूण का विकास हो रहा है ना। तो इस तरह अरस्तु ने भ्रूण के विकास का सबसे पहले अध्ययन किया, इसलिए इनको किसका जनक कहते हैं, भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके साथ इनको जंतु विज्ञान का भी मान लिया और इससे पहले जीव विज्ञान में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए जीव विज्ञान का जनक भी किसको मान लिया, अरस्तु को। ठीक है, लेकिन फिर ध्यान रखना ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जो शब्द दिए हैं, ये बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द, ये 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो है लेमार्क वे दूसरे इसमें है ट्रेवीरेनस। तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये जीव विज्ञान शब्द दिया। इससे पहले किसी को नहीं पता कि जीव विज्ञान शब्द होता है। अरस्तु ने काम किया लेकिन अरस्तु ने ये नहीं बताया कि जीव विज्ञान शब्द होता है। शब्द तो किसने दिया है, लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। उन्होंने जीवन का अध्ययन करके छोड़ दिया जीवों का। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हमने यहाँ समझी हैं। अब आगे यहाँ पर हम देखें इस परिचय को और आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो इसमें फिर इसकी और भी कुछ शाखाएं हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ शाखाओं का वर्णन समझते हैं किस तरह से हैं और उनके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, किस तरह से अध्ययन होगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये प्रारंभिक है, पहला वीडियो है 11th क्लास का आपका। तो आपको इस वीडियो को जब हम समझेंगे तो हम इसमें प्रवेश करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को समझने से के लिए हमको पहले उसका बेस या आधार क्लियर करना होता है। तो ये बायोलॉजी का आधार हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, और जो शाखाएं मैं आपको बता रहा हूँ उन शाखाओं से हमको बायोलॉजी में क्या क्या अध्ययन कैसे करेंगे वो समझ में आएगा। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं आज इस वीडियो में समझा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें ये शाखाएं हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, और अभी हमने 2 शाखाएं तो देखी हैं। पहली थी वनस्पति विज्ञान, दूसरी थी इसमें जंतु विज्ञान और इसके साथ ही हमने फिर एक भ्रूण विज्ञान भी समझी जिसमें हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो शाखाएं हैं मैं कुछ शाखाओं को ले रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर पहली जो शाखा हम यहाँ पर ले रहे हैं उसको कहते हैं वर्ग की। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। मैंने कहा था ना इंग्लिश शब्द अपन सीखेंगे, स्पेलिंग याद करने की कोशिश करेंगे तो हमको होगा। ठीक है, एक वीडियो में कितनी स्पेलिंग आई,
एक दिन के नोट्स में कितनी स्पेलिंग आई, उन स्पेलिंग्स को हम याद करेंगे तो हम भी इंग्लिश सीखेंगे, और जब हम बड़े शहर में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ हम भी इंग्लिश शब्दों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमी है, और यहाँ इसमें एक शब्द लिखा हुआ है टैक्सॉन। इसमें तो हमको दिख रहा है वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग यानी होता है समूह या ग्रुप कहते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है टैक्सॉन। ठीक है, और टैक्सॉन शब्द का मतलब भी क्या होता है, समूह होता है। समझ में आ गया आपके, टैक्सॉन का मतलब भी क्या होता है, समूह होता है। तो यहाँ हम समझ गए कि विभिन्न प्रकार के जीवों का हमको समूह बनाना है। मैंने अभी बोला था आपको कि जैसे बहुत सारे पादप जातियाँ पाई जाती हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद, टमाटर, ये सब बहुत सारी जंतु जातियाँ हैं, मानव है, पक्षी हैं, ठीक है, हाथी है, घोड़ा है, और मच्छर हैं, हाँ, बहुत सारे मछली वगैरह हैं, बहुत सारे जंतु हैं, और ऐसे भी जंतु हैं हमने आज तक नहीं देखे, और ऐसी भी कई जातियाँ जिनकी आज तक खोज ही नहीं हुई है और वो पृथ्वी पे हैं, और अनेक जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, डायनासोर विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो उन सब का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। तो यहाँ ये जो वर्गीकी है, इस वर्गीकी में हम 3 काम का अध्ययन करेंगे। पहला तो इसमें है नामकरण, दूसरा इसमें है, इससे भी पहले शब्द जो हम लेते हैं, पहचान, दूसरा इसमें है नामकरण, तीसरा इसमें है वर्गीकरण। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और इस वर्गीकी में हमारे 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 11th के 4 पार्ट जो हैं वो किसके हैं, वर्गीकी के। तो हमें जीवों को वर्गीकृत करना है। अब ये जो 3 काम हैं यहाँ पर देखिए, टैक्सोनॉमी ये शब्द है, ये वैज्ञानिक है डी कैंडोले, ए पूरा नाम इनका है APD कैंडोले। APD कैंडोले ने ये टैक्सोनॉमी शब्द दिया है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था जनक हर किसी का होगा, अधिकांश के तो है ही, और इसमें कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक हैं जिनको हम इस वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये कैरोलस लीनियस इसके क्या हो गए, जनक हो गए। और परिभाषा हम समझ गए, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करते हैं। देखिए समझना यहाँ पर, जैसे मान लो ये सपोज करिए ये कोई पादप है, इसकी पत्तियां इस तरह से हैं, जड़ें इसकी इस तरह से हैं। ठीक है, दूसरा पादप हम यहाँ देखें तो हम इस तरह से मान लो ये पादप है, और इस पादप में इस तरह से पत्तियां हैं। ठीक है, ये पादप है इस तरह से, और हाँ जी, ये पादप है। ठीक है,
इसको हमने दे दिया ए पादप, इसको दे दिया बी पादप। आपसे मैंने पूछा ये कौन सा पादप है, तो आपको पहचानने में आ रहा है कौन सा पादप है, बता सकते हो? इसका नाम क्या है? नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो कौन सा पादप है ये? दिख रहा है ना, केला है ना, ये केले की पत्ती दिख रही है हमको, केला है ये। हमने इसको बता दिया ये केला है। किस आधार पर बताया? इसकी पत्तियों के आधार पर। और इसको देखा कौन सा पादप है, तो अभी तक भी समझ में नहीं आया कौन सा पादप है। मुझे भी नहीं पता कौन सा पादप है, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बनाया इसको। ठीक है, तो अब यहां हमने क्या करने की कोशिश की? पहले पहचानने की कोशिश की। जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है या कोई पादप आता है, हम पूछे किसको, कौन सा पादप है, कैसा पादप है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं, इसका नाम क्या है। और अगर उसका कोई नाम नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति है, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। ऐसा कोई देखा आपने? किसी न किसी का कोई ना कोई नाम होगा। और नाम क्यों रखते हैं? पहचानने के लिए, उसको बुलाने के लिए। क्लास में फलाने डॉट डॉट आए हैं क्या, राम सिंह जी आए हैं क्या, के सर आए हैं, और कौन से सिंह जी आए हैं, फलाने सिंह आए हैं क्या, आए हैं। ठीक है, तो पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं उनके नाम के आधार पर। अगर हमने पहचान लिया, इसका मतलब इसका पहले से नाम था, तो अब इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका नाम नहीं है, तो अब इसको नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये नई जाति है, इस नई जाति की खोज की किसी ने, तो अब इसको हमको नाम देना पड़ेगा ना, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इसको नाम दे दें हम, उसको केला दिया, इसको बेला दे दें। ठीक है, वैसे ही नाम दे रहे हैं हम इसको बेला। अब अगर मान लो भविष्य में कभी ऐसा पादप आपसे किसी ने पूछा, तो आप क्या नाम दे देंगे इसको? इसका नाम क्या है? बेला। लेकिन आपसे कोई पूछेगा भैया किस आधार पर आपने बेला नाम देखा, किस आधार पर इसका नाम रखा बेला, तो आप इसका बेला नाम नहीं बता पाएंगे। आपने कहा मेरी मर्जी आई, मैंने बेला रख दिया, तो आपकी मर्जी आई, आपने बेला रख दिया। फिर रूस के व्यक्ति की मर्जी आई, उसने इसका नाम डेला रख दिया। फ्रांस के व्यक्ति की मर्जी आई, उसने उसका नाम बेलबेंटोन रख दिया। किसी दूसरे की मर्जी आई, उसने कोई और नाम रख दिया। तो इससे तो समस्या हो गई ना, एक ही पादप जाति के बहुत सारे नाम हो गए। तो अब क्या आएगी? समस्या आएगी। एक ही पादप की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम लेके। ठीक है, तो समस्या आ गई। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? नामकरण के नियम बनाए। अब आप उन नियम के अनुसार ही नाम रख सकते हैं। जैसे मानव है, मानव का नाम क्या? होमो सैपियंस। आम का नाम, मटर का तो जानते हो ना, मटर का नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में या 9th में, पाइसम सैटाइवम। तो वो उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और वो वैज्ञानिक नाम किस आधार पर दिया? उन नियम के आधार पर। तो वो हम आगे पाठों में नियमों की बात करेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं, किस आधार पर इनका नाम रखते हैं। और जैसे आपने इसको नाम दे दिया, तो अब आपसे पूछेंगे ये कौन से समूह का है, कौन से वर्ग में इसको रखेंगे। यानी ये एकबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ये अपन बोलते घास है, ये वृक्ष है, ये तो कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण है नहीं, अमान्य हो गए। अब इनको अलग अलग वर्ग बना दिए, जैसे जंतुओं के वर्ग बना दिए। ये सरीसृप वर्ग का जंतु है, ये पक्षी वर्ग का जंतु है, ये स्तनधारी वर्ग का जंतु है। तो आपने वर्गीकरण किया ना, उसका अलग अलग समूह बनाए। तो इस तरह से हम पहले पहचानेंगे, फिर नाम रखेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे। तो तीनों काम जिसके अंतर्गत किए जाते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, तो एक शाखा यहाँ पर जीव विज्ञान की है वर्गीकी। इसके बाद में अगली हम शाखा लेते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोश का विज्ञान में इसको लिखते हैं साइटोलॉजी, या इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। कोश का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो इसको सेल बायोलॉजी, कोश का जीव विज्ञान, या साइटोलॉजी, कोश का विज्ञान कहते हैं। और नाम से लग रहा है इसको हमको कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार,
कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों के कार्य क्या हैं, वो सब विस्तृत अध्ययन यहाँ इस कोश का विज्ञान में करते हैं। तो आप सीधा बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं व उनकी संरचनाओं, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये कोश का विज्ञान है, साथ साथ में हम देखते हैं कि कोशिका में विभिन्न प्रकार के जैव अणु उपस्थित होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये सब कोशिका में तो होते हैं ना। तो फिर उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनका अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो फिर यानी हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका के जो विभिन्न जैव अणु हैं उनका अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में आपने पढ़ा है कोश का विभाजन भी होता है, कोश का विभाजित करके नई कोशिका बनाती है। समसूत्री, अर्धसूत्री नाम सुने हैं ना। तो अर्धसूत्री, समसूत्री नाम सुने हैं, तो वो विभाजन भी तो होता ना कोशिका का। तो इन तीनों का अध्ययन हम किस में करेंगे, कोशिका विज्ञान में। कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, साथ साथ में कोश का विभाजन, यानी आप सीधा ये बोल दो कोशिका से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सब का अध्ययन किस में करेंगे, कोशिका में, कोशिका विभाजन। और साथ साथ में कोशिका किससे बनी होती है, जैव अणुओं से बनी होती है। तो जैव अणुओं का अध्ययन भी तो करना पड़ेगा। फिर जैसे आप प्लाज्मा झिल्ली की संरचना पढ़ोगे तो वहाँ प्रोटीन और लिपिड होते हैं, फिर आप कहेंगे सर प्रोटीन लिपिड क्या होते हैं, तो फिर जैव अणु की बात करनी पड़ेगी। केंद्रक में डीएनए होता है, फिर डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए की बात करनी पड़ेगी। तो ये तीनों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, कोश का विज्ञान कह रहे हैं। और हमारे जूनियर कोर्स में हम देखेंगे तो हमारा 8वां पार्ट तो कोशिका की संरचना का है, फिर यहाँ 10वां पार्ट कोश का विभाजन का है, और 9वां पार्ट जैव अणुओं का है। 11th क्लास, अब एनसीईआरटी आ गया है, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस हट चुका है, एनसीईआरटी सिलेबस आ गया है। तो एनसीईआरटी सिलेबस में ये पाठ इस तरह से हैं, तो इनका अध्ययन हम करेंगे यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, तो कोश का विज्ञान यहाँ पर हो गई। इसके बाद में फिर हम एक शाखा लें, नंबर 3, इसमें आकार की। आकार की जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आकार की या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब नाम से हमको लग रहा है कोश का विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो आप किसको बोलेंगे, ओ हर्टविंग, वैज्ञानिक है ओ हर्टविंग, इसको जनक कहते हैं। ठीक है, आकार की मॉर्फोलॉजी है। आकार की में किसका अध्ययन करोगे आप, आकार का। आकार मतलब कि विभिन्न जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं, इस आकार की में करते हैं, बाह्य संरचना का। जैसे पादप की हम संरचना देखें तो पादप में पर्ण होती है, पर्ण भी तो बहुत सारे प्रकार की हैं, तो उनका अध्ययन कैसे करेंगे, तो पर्ण की बाह्य संरचना, तने बहुत सारे प्रकार के तने की बाह्य संरचना, जड़ की बाह्य संरचना, फल की बाह्य संरचना, बीज की बाह्य संरचना, पुष्प की बाह्य संरचना। जंतुओं में देखेंगे तो जंतुओं की विभिन्न जो बाह्य अंग हैं उनकी संरचना, उनकी आकार आकृति, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं, आकार की में। इसके बाद में हम फिर यहाँ पर एक शाखा और लेते हैं, और उसके अंतर हम, अच्छा हमारा जूनियर कोर्स के पार्ट है फिर यहाँ 5, 6, 7, तो उनमें हम बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर हम यहाँ पर इनकी अगली शाखा, यहाँ पर 5वीं शाखा है, उसको हम बोलते हैं शारीरिकी। शारीरिकी को इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। शारीरिकी और एनाटॉमी कहते हैं। अब शारीरिकी मतलब क्या होगा, उनके शरीर जो है उस शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे पर्ण की आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना, ठीक है, हड्डी की आंतरिक संरचना,
पेशियों की आंतरिक संरचना, पेशियों की संरचना, हृदय की संरचना, ये सब आंतरिक संरचनाएं हैं। इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो ये भी हमारे पार्ट हैं 7, 8 इस तरह से। और आगे हम आगे जो पार्ट हैं आप देखेंगे, फिर आगे यहाँ पर फिर और शाखाएं यहाँ पर आती हैं, तो वो हम देखेंगे और समझेंगे। ये आपका पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में आपने जीव विज्ञान के अंतर हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आपको एक इंट्रोडक्शन परिचय दिया गया है। ठीक है, आगे हम फिर कुछ शाखाओं को लेंगे अगले वीडियो में, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उससे हमको फिर और समझ में आएगा कि जीव विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम किसी चैप्टर को लेंगे और उसको समझेंगे। धन्यवाद।